हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 शेकआउट मिशन के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है राजनीति विज्ञान के उनको देखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पक्के पूछे जाएंगे। ये आपके बोर्ड परीक्षा के ब्लूप्रिंट के आधार पर है। जिस प्रकार बोर्ड परीक्षा में जिस पार्ट से जितने नंबर के छोटे या बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे उसी आधार पर ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें आपके जो सबसे पहली पाठ्य पुस्तक है समकालीन विषय राजनीति, उसका पहला पाठ है 2 ध्रुवीयताकांत। उसमें 6 नंबर के प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये पूरा पाठ 6 नंबर का रहने वाला। इसमें एक नंबर का एबीसीडी पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। यानी 2 छोटे प्रश्न और 2 बड़े, एक बड़ा प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इसमें पहला है एमसीक्यू में, रूस में हुई 1857 की बोल्शेविक या समाजवादी क्रांति वो किसके नेतृत्व में हुई थी? जो बोल्शेविक या समाजवादी क्रांति थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? बोल्शेविक क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई, वो रूस में हुई और 1917 में हुई थी। आगे दूसरा प्रश्न है बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? जो बर्लिन की दीवार है उसका निर्माण कब किया गया था? बर्लिन की दीवार का निर्माण सन 1961 में किया गया और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली यानी सोवियत संघ की जो राजनीतिक सिस्टम था उसकी धुरी कौन सी पार्टी थी? उसकी धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत संघ में सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ? यानी सोवियत संघ के विघटन होने के बाद विश्व में कितने नए देश बने? विश्व में 15 नए देश बने थे। पांचवा प्रश्न है शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? शॉक थेरेपी है वो कब अपनाई गई थी? शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। छठा प्रश्न है निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी ये जो घटना है इनको काल के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। इसमें पहला है बर्लिन दीवार का पतन। बर्लिन की दीवार है वो 9 नवंबर 1989 को गिरी थी। दूसरा है रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। तीसरा है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन है वो 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। और डी है अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने है वो 1979 में हस्तक्षेप किया था। ये कालक्रम के हिसाब से जो आपको सबसे पहले घटना घटित हुई उसको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले रूसी क्रांति घटित हुई, सबसे पहले आएगा बी और फिर आएगा डी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। फिर तीसरे स्थान पर आएगा बर्लिन की दीवार का गिरना और चौथे नंबर पे सोवियत संघ का विघटन। इसमें आपके ऑप्शन 3 नंबर है वो सही होगा। सबसे पहले बी, फिर डी, फिर ए और सी। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई के अंत हो गए, शीत युद्ध के समापन, ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, इसमें सोवियत संघ के 15 में से 11 राज्य शामिल हुए, ये भी शामिल है। और तीसरा विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। विश्व व्यवस्था की जो शक्ति संतुलन थी उसमें बदलाव और विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया था। चौथा है मध्य पूर्व संकट। जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम मध्य पूर्व संकट नहीं था। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही होगा। इस पाठ से आपके एक एबीसीडी वाला प्रश्न और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको एक लाइन या एक शब्द में देना। इसमें अति लघुत्तरात्मक है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। दूसरा बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराई गई थी? जो बर्लिन की दीवार है वो 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा गिराई गई थी। तीसरा प्रश्न है बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? बर्लिन की दीवार का गिरना जर्मनी के एकीकरण का प्रतीक था और साम्यवादी खेमे के समाप्ति की शुरुआत भी प्रतीक थी, यानी सोवियत संघ के विघटन का प्रतीक भी था। ये जो बर्लिन की दीवार आपके अति महत्वपूर्ण है, इनमें से एक प्रश्न है वो हर वर्ष पक्का पूछा जाता है। बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई, किसका प्रतीक थी, कब गिराई गई, किसने गिराई आदि। आगे चौथा प्रश्न है बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? बाल्टिक गणराज्य में 3 राष्ट्र आते हैं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। 5वां प्रश्न है साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या था? जो साम्यवादी गुट यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ उसका प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, यानी विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया था। जो 2 ध्रुवीय विश्व था उसका अंत हो गया। छठा प्रश्न है समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था? जो सोवियत गणराज्य यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया था? ये रूस की समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में अस्तित्व में आया था और क्रांति है वो 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। 7वां प्रश्न है सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्व यूरोप के देशों के साथ में बनाए गए सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? जो सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्व यूरोप के देशों के साथ जो एक सैन्य गठबंधन बनाया गया, जो सेना गठबंधन था उसका नाम था वारसा पैक्ट। ये अति महत्वपूर्ण, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है।
8 प्रश्न है, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक सुझाव सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति की देन है? जो कि पश्चिमी देशों के साथ हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना, ये सोवियत संघ के जो निकिता क्रुश्चेव राष्ट्रपति है उनकी देन है। आगे 9वां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाई? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने अपनाई है? इनका अर्थ क्या होता है? ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना। ये दोनों नीतियों आपको विशेष रूप से याद में रखनी है। इन दोनों नीतियों को मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाया था। 10वां प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। 11वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, जिनका कार्यकाल 1985 से 1991 तक है। 12वां प्रश्न है, किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? दूसरी दुनिया कौन से देश है? पूर्व यूरोप के वे देश जो साम्यवादी खेमे में शामिल हुए थे उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। जो अमेरिका के साथ थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन में शामिल थे, उन्हें पहली दुनिया कहा जाता था। आगे 13वां प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? 1917 की जो रूसी क्रांति वो पूंजीवादी व्यवस्था या निजीकरण के विरोध में हुई थी। ये समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। इसमें जो समतामूलक समाज है, जो समानता आधारित समाज है, उसकी बात थी। आगे 14 प्रश्न है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या था? शॉक थेरेपी का आपके शॉर्टकट में शाब्दिक अर्थ पूछे तो होगा आघात पहुंचाकर उपचार कराना, यानी किसी को पहले नुकसान पहुंचाना और फिर उसका उपचार करना। आगे 15 प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय कौन से दो गणराज्य थे जिसमें हिंसक और अलगाववादी आंदोलन हुए? चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन हुए थे। आगे 16 प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम बताइए। सोवियत संघ के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है शीत युद्ध की समाप्ति और एक ध्रुवीय विश्व का उदय। शीत युद्ध समाप्त हो गया और जो एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था। आगे 17 प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस नए संगठन का निर्माण किया? जो पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे उन्होंने कौन से संगठन का निर्माण किया? इन्होंने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल नामक संगठन का निर्माण किया, जिसको इंग्लिश में CISB कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। 18 प्रश्न है, चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था? चेकोस्लोवाकिया चेक और स्लोवाकिया नामक दो भागों में टूटा था। 19वां प्रश्न है, 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से बने दो राष्ट्रों के नाम बताइए। यूगोस्लाविया का टूटने के दो बड़े राष्ट्र है वो बोस्निया और हर्जेगोविना नामक दो राष्ट्रों में टूटा था। 20वां प्रश्न है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा था कि एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? लियोनिड ब्रेजनेव ने यह सुझाव दिया था। आपके जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति आपको उनका कार्यकाल और उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे 21वां प्रश्न है, औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिक करना है वो जोसेफ स्टालिन ने किया था। 22वां प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। 23वां प्रश्न है, शॉक थेरेपी के कोई दो परिणाम बताइए। शॉक थेरेपी का रूस में पूरा राज्य नियंत्रित जो ढांचा था वो चरमरा गया, पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई, जिसके कारण लोगों में खाद्यान्न की कमी भी उत्पन्न हो गई थी। 24वां प्रश्न है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यह सोवियत संघ किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाए गए? सोवियत संघ जिसका विघटन दिसंबर 1991 में उसका निर्माण है वो कितने राष्ट्रों को और कब हुआ था? 1922 में 15 राज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। आगे 25वां प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन का नाम। 14 मई 1955 को वारसा नामक सैनिक संगठन बन गया। 1990 में गोर्बाचेव ने घोषणा की कि जो वारसा के देश है अपना भविष्य सुनिश्चित करे, यानी वारसा से वो अब स्वतंत्र हो सकता है। 1 जुलाई 1991 को वारसा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। जो सोवियत संघ का एक सैन्य संगठन था उस वारसा को समाप्त कर दिया गया। 26वां प्रश्न है, किस पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था? जो सोवियत में राज व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टी के दबदबे में थी। 27वां प्रश्न है, किसने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियों से सुधारों की शुरुआत हुई थी, जो 1985 में हुई थी। 28वां प्रश्न है, किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? 9 नवंबर 1989 को जो बर्लिन की दीवार गिरी थी, इसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। 29वां प्रश्न है, सोवियत रूस में मेनशेविक क्रांति कब हुई? जो सोवियत रूस है उसमें फरवरी 1917 में बोल्शेविक या मेनशेविक क्रांति हुई थी।
30वां प्रश्न है, सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति है वो 25 अक्टूबर 1917 को सोवियत गणराज्य में समाजवादी क्रांति हुई जो पूंजीवाद के विरुद्ध थी। मेंशेविक क्रांति फरवरी 1917, जबकि जो बोल्शेविक क्रांति है वो 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? बोल्शेविक क्रांति का नारा भूमि, रोटी और शांति था। 32वां प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर में 1917 में विकसित समाजवादी क्रांति जो पूंजीवादी और निजी संपत्ति के खिलाफ विकसित हुई उसे सोवियत प्रणाली कहा गया। यानी वह क्रांति जिसमें पूंजीवाद और निजी संपत्ति का विरोध हुआ उस प्रणाली को सोवियत प्रणाली कहा गया। 33वां प्रश्न है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979 में किया था। 34वां प्रश्न है, 1930 के दशक के भयानक अंत के लिए रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाता है? जो 1930 का भयानक दशक था उसके लिए जोसेफ स्टालिन को उत्तरदायी माना जाता है। यानी 1930 के दशक में जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। 35वां प्रश्न है, सोवियत संघ की संसद का क्या नाम था? सोवियत संघ की संसद का नाम ड्यूमा था। यह अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ की संसद का क्या नाम था। शॉक थेरेपी की 3 मान्यता बताइए। शॉक थेरेपी के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़े? पहला है, राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया, सामूहिक कृषि फार्म को निजी कृषि फार्म बदला गया और साम्यवाद की जगह पूंजीवाद को मंजूर किया गया। आगे 34वां प्रश्न है, जराइम पेशा लोग से क्या आते हैं? जराइम पेशा लोग कौन होते हैं? जराइम पेशा लोग जो माफिया लोग यानी जो भूमि लोग होते हैं उनसे टैक्स लेते हैं या उनका शोषण करते हैं उन्हें जराइम पेशा लोग कहा जाता है। इस पार्ट से आपके 2 छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, एक 4 नंबर का है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, वो अथवा में भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान में रखना है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण कौन थे, इसके क्या परिणाम निकले, शॉक थेरेपी किन कारणों से हुई, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव पड़े। इन 5 प्रश्नों में से आपके एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, ये 4 नंबर का रहने वाला है। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? इसमें पहला है, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के अंदरूनी कमजोरी। कई वर्षों तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के गतिरोध होने के कारण वहां की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी, जिससे लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी, उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और लोग अपनी राज व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगे थे। दूसरे, परमाणु व सैन्य सामान पर अत्यधिक वह सोवियत संघ ने सबसे पहले तो उसकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर थी। दूसरा, सोवियत संघ ने परमाणु और सैन्य सामान पर अत्यधिक खर्च किया, जिससे लोगों का विकास नहीं हुआ, जन कल्याण के कार्य नहीं हो पाए, जिसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। पूंजीवाद देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर खर्च किए। साथ ही पूर्वी यूरोप के अपने जो पिछड़े देशों के विकास पर भी खर्च किया, ताकि जो पूर्वी यूरोप के देश है वो सैन्य नियंत्रण में रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बढ़ गया था। सोवियत संघ के विघटन का तीसरा कारण लोगों को पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ के पिछड़ेपन की पहचान होना। लोगों को लग गया था कि अब सोवियत संघ है वो जो पश्चिमी यूरोप के देश है उनसे पिछड़ चुका है। सोवियत संघ में बंद प्रकार की व्यवस्था थी। यहाँ के लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद बेहतर है, लेकिन जब वहां के लोगों को पता चला कि सोवियत संघ पश्चिमी यूरोप के देशों से पिछड़ चुका है, तब वहां के लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। इसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। चौथा है, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध। जो प्रशासन और राजनीतिक रूप से भी गतिरोध आ गई, यानी प्रशासन भी अवरुद्ध हो गया था। प्रशासनिक गतिरोध कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहना, भारी भ्रष्टाचार, शासन में ज्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा और सत्ता का केंद्रीकृत रूप के कारण भी सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। 5वां कारण था गोरबाचेव के समर्थन की समाप्ति, यानी मिखाइल गोरबाचेव ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। गोरबाचेव ने सोवियत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों की शुरुआत की। जनता का एक तबका सुधार कर धीमी गति के कारण गोरबाचेव से नाराज हो गए, तो सुविधाभोगी जो वर्ग था उसके विशेष अधिकार में होने वाली कमी के कारण नाराज हो गए। इस प्रकार गोरबाचेव का समर्थन है वो चारों ओर से समाप्त हो गए। जो गोरबाचेव है वो जनता के बीच अपना जनाधार और समर्थन खो चुके थे। छठा कारण है राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का जवार, यानी लोगों में राष्ट्रवादी भावना का संचार हुआ। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस प्रकार आपके ये 4 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। इसका उत्तर आप 4 या 6 पॉइंट में पूरे एक पेज में लिखना है। 200 से 250 शब्द, 20 से 25 लाइन में लिखना है। आपको पूरा है पहले पॉइंट बनाकर लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसको आसानी समझ में आए। सबसे पहले जैसे कि यहाँ लिखा गया राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, इसमें पूरा इसके बारे में विस्तृत डिटेल बतानी। आप पॉइंट बनाकर लिखोगे तो आपका प्रश्न है, यदि थोड़ा बहुत गलत होगा तो पूरे आपको नंबर मिलने की गुंजाइश रहती है। दूसरा प्रश्न है, शीत युद्धोत्तर
भारत सोवियत संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के मध्य किस प्रकार के संबंध थे। इसमें पहला है आर्थिक। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में ऐसे वक्त में मदद की जब अन्य देशों से मदद पाना मुश्किल था। यानी भारत को पैसों से संबंधित सहायता की। जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियां थी उसकी भी सोवियत संघ ने सहायता की। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के जो इस्पात कारखाने और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता भी दी। यानी पैसे भी दी और टेक्नोलॉजी भी दी। दूसरा है राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत का समर्थन दिया। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। और भारत और सोवियत संबंध का तीसरा संबंध है सैन्य संबंध। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे समय में सैनिक साजो सामान दिया जब कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। यानी कोई अन्य देश भारत की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उस समय सोवियत संघ ने भारत को हथियार दिए थे। सोवियत संघ ने भारत के साथ ऐसे कई समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। और भारत और सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक संबंध। हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यहाँ तक कि यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और सोवियत संघ के संबंधों पर भी टिप्पणी लिखनी आ सकती है या भारत और रूस के संबंधों पर भी टिप्पणी लिखनी आ सकती है। यह अति महत्वपूर्ण, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे तीसरा प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, उल्लेख कीजिए। यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ के विघटन से भारत जैसे देशों के लिए निम्नलिखित परिणाम हुए। इसमें पहला है सोवियत संघ भारत का एक सच्चा और महान मित्र रहा था। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए समय समय पर सोवियत संघ भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को इस प्रकार की सहायता मिलनी बंद हो गई जिसके कारण भारत के अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ गई। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत को अमेरिका और अन्य देशों पर निर्भर अधिक रहना पड़ा। इन देशों ने भारत पर आर्थिक सहायता और दबाव की कूटनीति थोपने का प्रयास भी किया। भारत जैसे देश में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानने लगे। परिणाम स्वरूप भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनानी पड़ी। यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनानी पड़ी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अधिक मानने लगे। तीसरा, सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गए और अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण और संघर्ष में कमी आई जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई देने लगी जिसके परिणाम स्वरूप भारत जैसे देशों ने अपने विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया। शीत युद्ध की समाप्ति होने पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति होने लगी जिसके कारण भारत ने विकास पर अधिक ध्यान दिया। चौथा प्रश्न है सोवियत संघ के पतन के बाद द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई जिसके कारण किसी भी राष्ट्र नजदीकी संबंध बनाने किसी गुट में शामिल होने की बाध्यता समाप्त हो गई। यानी जो दो ध्रुवीय विश्व था उसका अंत हो गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया, इसलिए भारत पर किसी भी देश या किसी भी गुट में शामिल होने की जो बाध्यता थी वो समाप्त हो गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अमेरिका के साथ मजबूती से संबंध बनाने की ओर रुख किया। इस प्रकार जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भारत को अमेरिका से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। आगे चौथा प्रश्न है सोवियत संघ विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए। रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से दोस्ती करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि फोस्टर डलेस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई स्थायी मित्र है, न ही कोई स्थायी शत्रु है। एक राष्ट्र के हित ही स्थायी आते हैं। भारत को अपने राष्ट्रीय हित देखते हुए अमेरिका से दोस्ती को अधिक घनिष्ठ कर लेना चाहिए। अब अमेरिकी वर्चस्व से कैसा निपटे जाए, इसमें आपको बताया गया है कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। जो भारतीय विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के रूप में देखते हैं उनका मानना है कि भारत को वाशिंगटन से दूरी रखनी चाहिए और अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहिए। कुछ भारतीय विद्वानों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व का भारत को फायदा उठाना चाहिए और भारत को अमेरिका विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। यानी जो अमेरिकी वर्चस्व भारत को अमेरिका से दोस्ती करे अपने फायदे में कार्य करना चाहिए और अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत को अपनी अगुवाई में विकासशील राष्ट्रों का गठबंधन बनाना चाहिए ताकि भारत अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार या विरोध करने में सक्षम हो सके। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका संबंध इतने जटिल है कि जिनके एक पक्ष पर निर्भर नहीं रह सकता। अतः एक रणनीति के तहत अमेरिका के तहत भारत को समुचित मेलजोल तैयार करना होगा। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए दो प्रकार की रणनीति का सहारा लिया जा सकता है। पहला है बैंडवैगन रणनीति, जैसे पीड़ तेजी कीजिए, यानी सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाने की कहीं उचित रणनीति है। दूसरे छुपा ले की रणनीति, बेवजह करो से बचना, सबसे ताकतवर देश से यथासंभव दूर रहना। यह आपके प्रश्न है वो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम क्या निकले। इसमें पहला है सोवियत संघ के विघटन के
परिणाम। विश्व राजनीति में मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन वे पहला शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं पाएगी, वे विचारधारा विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध विवाद ने दोनों गुटों की सेना को उलझाया, विश्व को सैन्य गुटों में बांटा और हथियारों की ओर को बढ़ावा दिया। अब ये सब कुछ खत्म हो गया, एक नई शांति की संभावना का जन्म हुई है, यानी विश्व में नई अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना हुई। दूसरा प्रभाव पड़ा, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, जिससे विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय 2 संभावनाएं थी कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा या एक दूसरे विश्व बनेगा। फिर कई देश मोहरे बनकर उभरेंगे, किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन शीत युद्ध के समापन के कारण अमेरिका महाशक्ति बन गया था। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं थी वो प्रभुत्वशाली अमेरिका की सलाहकार बनी। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। तीसरा प्रभाव पड़ा, सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ नए देशों का उदय था। सोवियत खेमे का अर्थ हुआ तो नए देशों का उदय हुआ। इन सभी देशों की अपनी स्वतंत्र पहचान बनी। इनमें से कुछ पूर्व यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनना चाहते, लेकिन इन देशों रूस के साथ अपने मजबूती के रिश्ते जारी रखे और पश्चिम देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए। यानी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हुआ, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित हुई, विश्व राजनीति में नए शक्ति संबंध बने और नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके अर्थों में यह भी सहम प्रश्न है, इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। 1911 सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। कौन कौन से हुए उनको बताना है। ये आपके पहला पार्ट है। इससे आपके ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बड़े 5 प्रश्न है, इन 5 में से आपके एक प्रश्न है वो परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ये छोटे प्रश्न है वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके पहला पूरा पार्ट है वो 6 नंबर का रहने वाला। ये आपके 6 नंबर है वो पूरे वो और यदि आप ये इतना पूरा याद कर लेंगे तो आपके ये 6 में से 6 है वो पूरा आएगा। आगे दूसरा पार्ट है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें पहला यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की, दूसरा पार्ट है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये आपके 3 नंबर का रहने वाला। इसमें 3 + 3 यानी 2 बड़े प्रश्न है वो 3 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पहला यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई। इसमें 3 छोटे प्रश्न एमसीक्यू वाले पूछे जाएंगे। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। दूसरा यूरोपीय परिषद की स्थापना कब की गई। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में स्थापित की गई। तीसरा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी यूरोपियन आर्थिक समुदाय का स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना मार्च 1957 में की गई। ये तीनों आपको विशेष रूप से याद में रखना। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948, यूरोपीय परिषद 1949 और यूरोपियन आर्थिक समुदाय मार्च 1957। चौथा प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आसियान का मुख्यालय और जकार्ता जो इंडोनेशिया में है वहां पर स्थित है। पांचवा प्रश्न है 1978 के पश्चात चीन ने कौन सी नीति अपनाई थी। 1978 के पश्चात चीन ने वो खुले द्वार की नीति अपनाई थी। इसमें आपके ऑप्शन 3 है वो सही होगा। खुले द्वार यानी ओपन डोर की नीति अपनाई थी। छठा प्रश्न है वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में जो यूरोपीय संघ है उसमें कुल 27 देश शामिल है। सातवां प्रश्न है यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन सा देश बना। यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश है वो क्रोएशिया बना था। इस प्रकार वर्तमान में 28 देश हो गए, पहले आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार 27 देश थे। आठवां प्रश्न यूरोपियन संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था। यूरोपियन संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव जून 1979 में हुआ था। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही होगा। नौवां प्रश्न है चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया। चीन ने कृषि का निजीकरण 1982 में किया। चीन ने जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर था इनका धीरे धीरे वो निजीकरण किया था, एकदम परिवर्तन न करके धीरे धीरे परिवर्तन किया था। 10वां प्रश्न है यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है। ये अति महत्वपूर्ण, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी। यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। 11वां प्रश्न किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। जो सांघाई संधि थी जो जून 1985 में हुई, इसमें जो यूरोपीय संघ के देश थे उनके बीच को जो सीमा नियंत्रण था उसको समाप्त किया। 12वां प्रश्न है आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1954 में हुई थी। 13वां प्रश्न है यूरोपीय संघ के कौन से देश यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य यानी यूरोपीय संघ का ऐसा कौन सा देश है जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी परिषद का सदस्य है, जिसके पास वीटो पावर है। फ्रांस के पास वीटो पावर है। 14वां प्रश्न है यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्यों है या इसकी विशेषता क्या है। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्यों। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे है क्योंकि 12 की संख्या वहां पारस्परिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है वो मानी जाती है। जो यूरोपीय संघ का क्षेत्र है उसमें 12 की संख्या को परंपरा रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है।
15 प्रश्न है आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो आसियान है उसके झंडे का प्रतीक चिन्ह धान की बालियां। 16 प्रश्न है आसियान शैली यानी आसियान वे किसे कहा जाता है? आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा जाता है। यानी आसियान देश है वो एक दूसरे के बीच टकराव की स्थिति नहीं रखेंगे और आपस में मेल मिलाप और सहयोग की रणनीति अपनाएंगे, इसे आसियान शैली कहा जाता है। 17 प्रश्न यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार 2012 में दिया गया। 18 प्रश्न एशिया का कौन सा देश है जो G7 का सदस्य? G7 का सदस्य है वो जापान है। आगे आपके जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है इसमें पहला है आसियान किस प्रकार का संगठन है? आसियान एक असैनिक आर्थिक संगठन है। यानी आसियान संगठन के पास अपनी कोई सेना नहीं, लेकिन ये आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना था। तीसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? यूरोपीय संघ की स्थापना 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिच संधि के द्वारा की गई। चौथा प्रश्न है आसियान की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा में की गई थी। बैंकॉक जो आपके थाईलैंड में स्थित है। पांचवा प्रश्न है आसियान के कितने देश है वो सदस्य? आसियान के 10 सदस्य देश है। 1967 स्थापना के समय सदस्य देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया ये 5 सदस्य थे। और ब्रुनेई 1984 में बना, वियतनाम 1995 में और लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में बना था। इस प्रकार आसियान में कुल 10 सदस्य देश है। आपको इन सदस्य देशों का नाम भी याद रखना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस व म्यांमार और कंबोडिया। आगे छठा प्रश्न है आसियान का पूरा नाम बताइए। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस पार्ट में आपके जो आसियान और यूरोपीय संघ है इससे ही प्रश्न पूछा जाएगा इसका निर्माण कब हुआ, इनमें कौन से देश है, इन देशों के प्रमुख कार्य क्या है, या इन जो संगठन है इनकी प्रमुख विशेषता क्या है। सेज का पूरा नाम क्या है? सेज का पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। 8वां प्रश्न है चीन में ओपन डोर पॉलिसी यानी मुक्त द्वार की नीति किसने और कब चलाई थी? चीन में ओपन डोर की नीति 1978 में देंग शियाओपिंग ने चलाई थी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 9वां प्रश्न है मार्शल योजना क्या? ये भी अति महत्वपूर्ण है। मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए आर्थिक सहायता दी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो अमेरिका है, जो पश्चिम यूरोप के देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित या नए सिरे से या नई तरीके से बदलने के लिए आर्थिक सहायता दी, यानी इनको इन देशों को पश्चिम यूरोप के देशों को धन दिया, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। उस समय जो अमेरिका का वित्त मंत्री था वो जॉन मार्शल था, इसलिए इस योजना को मार्शल नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम में लगे, यानी काल क्रम पहले कौन सी घटना घटित हुई, बाद में कौन सी घटना घटित हुई। इसमें सबसे पहला विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। विश्व व्यापार संगठन का चीन है वो 2001 में सदस्य बना। दूसरा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई। तीसरा यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। चौथा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1954 में हुई। इसमें सबसे पहले आपका आएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 2 नंबर, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। दूसरे स्थान पर आएगा यूरोपीय संघ की स्थापना, ये आपके जो 3 नंबर है वो दूसरे स्थान पर आएगा यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। तीसरे स्थान पर आएगा आसियान क्षेत्रीय मंच जो ARF है उसकी स्थापना 1954 में हुई, ये 4 नंबर पर आएगा। सबसे लास्ट में 1 नंबर पर आएगा चीन है वो 2001 में विश्व व्यापार संगठन WTO में प्रवेश किया था। आगे 11 प्रश्न है समेकित कीजिए यानी सुमिलित करना। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। और दूसरा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई। तीसरा यूरोपीय परिषद की स्थापना, यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में हुई। और यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। उसके बाद 12 प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में मार्शल योजना के आधार पर की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो पश्चिम यूरोप के देश थे उनकी आर्थिक मदद करना था। आगे आपके जो प्रश्न है वो बड़े हैं, ये 3 नंबर के प्रश्न है वो लघु दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछे जाएंगे। ये भी अतम पूछे जाएंगे। इस पार्ट से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई आपको एक करना है। इसमें सबसे पहला आसियान के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आसियान के प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में आर्थिक विकास था, उसको तेज करना। सदस्य देशों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्रों में परस्पर सहायता करनी, यानी
आसियान के जो सदस्य देश उसमें आर्थिक विकास तेज करना और सदस्य देशों में वो परस्पर सहायता करना, सामूहिक सहयोग और बातचीत से जो साझी समस्या उनका हल ढूंढना, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में साझा बाजार तैयार करना और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ये आसियान के प्रमुख उद्देश्य, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 प्रश्न है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है, इस कथन के पक्ष में तर्क दे, या विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आसियान के एक बहिर्मुख की भूमिका को प्रमुखता दी गई, इसके कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी विजन 2020 के अनुसार आसियान एक महत्वपूर्ण संगठन है, किस प्रकार आपको समझना है, या जो आसियान की प्रासंगिकता या आसियान का क्या महत्व है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यह आपके प्रश्न की भाषा किस प्रकार से भी बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि आसियान का महत्व है क्या। आसियान एक तेजी से बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान टकराव की जगह बातचीत और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की नीति पर बल देता है, यानी आसियान युद्ध की जगह बातचीत पर बल देता है। तीसरा, पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति ने चीन और भारत के साथ व्यापार और निवेश के मामले में अपनी प्रासंगिकता यानी महत्व को स्पष्ट किया है। आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय मंच है जो आसियान देशों और विश्व की शक्तियों को राजनीतिक मंच भी उपलब्ध करवाता है। यह आसियान के 5 प्रमुख महत्व है, यह आपको विशेष रूप से याद में रखना है। आगे 15 प्रश्न है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या। आसियान विजन 2020 की मुख्य तत्व निम्न प्रकार से, आसियान देश आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से क्षेत्रीय हितों की रक्षा की जाएगी। आसियान शैली दक्षिण पूर्वी एशिया के समस्त देशों के परस्पर विवादों को हल करने में सहायता करेगी और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा और क्षेत्रीय देशों में अमेरिका के वर्चस्व को रोका जाएगा। जो आसियान विजन 2020 उसमें लिखा गया है कि आसियान निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगी, यानी इन क्षेत्रों में कोई भी सदस्य देश है व्यापार कर सकता है और जो क्षेत्रीय देश है इसमें अमेरिका के वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आगे 16 प्रश्न है, भारत चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले कोई 4 मुद्दे बताइए, यानी ऐसे कोई 4 मुद्दे बताइए जिसके कारण भारत और चीन के संबंधों में कटुता पैदा होती है। इसमें सबसे पहला है सीमा विवाद। ये विवाद मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग और अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चलता है। पाकिस्तान को परमाणु सहायता, चीन एवं पाकिस्तान को परमाणु सहायता देता है, इसके कारण भी भारत और चीन के बीच कटुता पैदा होती है। तीसरा है हिंद महासागर में पैठ। चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना चाहता है, इस हेतु उसने म्यांमार से कोको द्वीप ले लिया और पाकिस्तान से कराची के पास गवादर बंदरगाह बना रहा है। चौथा है भारत विरोधी रवैया। जो चीन है वो भारत विरोधी रवैया अपना रहा। चीन भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है, इसके कारण भी भारत और चीन के मध्य कटु संबंध है। आगे 17 प्रश्न है, वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है, इस कथन पर प्रकाश डालिए, यानी जापान की अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार है, आपको जापान की अर्थव्यवस्था की विशेषता बतानी, इसके अर्थों में जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है, जापान की आर्थिक समृद्धि और प्रभाव को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने तेज गति से आर्थिक विकास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बजट में जापान 10% का योगदान करता है, जो कि आर्थिक योगदान के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूएनओ के बजट में सबसे अधिक योगदान देने में दूसरा स्थान है वो जापान का, और जापान 10% योगदान देता है। सैन्य व्यय के लिहाज से जापान विश्व में 7वां स्थान रखता है, यानी विश्व में जो सेना पर खर्च होता है उसमें जापान का 7वां स्थान है। जापान विश्व में 7वें स्थान पर सेना पर अधिक खर्च करता है। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि जापान शक्ति का वैकल्पिक केंद्र बन रहा है। इस प्रकार आपके इस पाठ से वो बड़ा 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाएगा, जो अथवा में पूछा जाएगा। आपको भारत चीन संबंध पूछा जा सकता है, आसियान विजन 2020 पूछा जा सकता है, आसियान का महत्व पूछा जा सकता है, या आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या है, या यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं कौन सी, इनसे आपके प्रश्न में पूछा जाएगा। ये आपको जरूर याद करना है। यदि आप ये बड़े प्रश्न 5-6 है वो याद कर लोगे तो आपके ये 3 नंबर पक्के। ये जो दूसरा पार्ट है वो 6 नंबर का रहने वाला है। ये 6 नंबर आप ये पूरे प्रश्न छोटे और बड़े याद कर लोगे तो आपके 6 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना। आपको पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे आपके 30 अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया, ये भी आपके 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके 1-1 नंबर के 2 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा।
एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक यानी 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न और 2 छोटे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न एबीसीडी वाले पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? चीन है वो दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, इसमें ऑप्शन 3 है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, निम्न में से वह कौन सी कठिन चुनौती? यानी श्रीलंका के लोकतंत्र को किस चुनौती का सामना करना पड़ा? श्रीलंका में मुख्य रूप से जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, इसमें ऑप्शन 3 है वो सही होगा। आगे तीसरा प्रश्न है, भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए? भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर 1998 में किया था। चौथा प्रश्न है, दक्षिण एशिया कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सेना दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा? जो दक्षिण एशिया के देश पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इसमें लोकतांत्रिक शासन भी रहा है और सैन्य शासन भी रहा है। इसमें आपके रिक्त स्थान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला है, दक्षिण एशिया में स्थित वह देश जिसको नस्लीय या जातीय संघर्ष से पीड़ित रहे, यानी दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसको जातीय संघर्ष से जूझना पड़ा? श्रीलंका को जातीय संघर्ष से जूझना पड़ा। दूसरा रिक्त स्थान है, राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण खालिजगम बना हुआ है। राजतंत्र और जो लोकतंत्र समर्थक समूह है इनके बीच राजनीतिक अस्थिरता यानी इनके बीच आंदोलन चलते रहते हैं। किस देश में? ये नेपाल में चलते रहते हैं। तीसरा रिक्त स्थान, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ खालिजगा देश है। चारों तरफ भूमि से घिरे हुए कौन कौन से देश है? चारों तरफ भूमि से घिरे हुए देश नेपाल और भूटान है, इनकी किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। चौथा रिक्त स्थान है, दक्षिण एशिया का वह देश खालिजगा जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदाहरण किया, यानी दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण को अपनाया था? श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। पांचवा रिक्त स्थान है, सेना और लोकतंत्र समर्थित समूह के बीच सेना ने हमेशा बाजी मारी, वह कौन सा देश है? यानी सेना और लोकतंत्र के बीच जब भिड़ंत हुआ तो हमेशा सैन्य शासन प्रभावी रहा, पाकिस्तान में हमेशा सैन्य शासन प्रभावी रहा। छठा रिक्त स्थान है, दक्षिण एशिया केंद्र में स्थित देश जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है। दक्षिण एशिया के केंद्र में भारत है जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है, इस रिक्त स्थान में आएगा भारत। सातवां रिक्त स्थान है, पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण खालिजगा में किए गए, यानी पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कब किया और कहां पर किया? पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण 28 मई 1998 को तंगई की पहाड़ियों में किया, जबकि भारत ने भी 1998 परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। ये दोनों परमाणु परीक्षण आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, पहला 1974 में, दूसरा 1998 में, और जो पाकिस्तान ने 1998 में तंगई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किया, इन तीनों में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। आगे 8वां प्रश्न है, सरकारी सीमा रेखा विवाद खालिजगा के मध्य, जो सरकारी सीमा विवाद है वो किन दो देशों के मध्य? सरकारी सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये जो कच्छ के रण गुजरात में विवाद है, जो कच्छ का रण है उसमें सरकारी सीमा क्षेत्र है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता रहता है। 9वां प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य कब अपनाया गया? नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य वो 2008 में बनाया गया। 10वां प्रश्न है, श्रीलंका तत्कालीन सिलोन को आजादी कब मिली? श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम है सिलोन, उसको आजादी 1948 मिली। ये भी अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों से भारत को आजादी 1947 मिली, जबकि श्रीलंका को 1948 में। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका खालिजगा में किए गए। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका 1972 में किए गए। 1972 से पहले श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता था। 12वां प्रश्न है, शीत युद्धकालीन सैन्य गुट शीटों में पाकिस्तान कब शामिल हुआ? शीटों में पाकिस्तान है वो 1954 में शामिल हुआ था। शीत युद्धकालीन सैन्य गुट केंद्रीय संधि संगठन सैंटो में पाकिस्तान कब शामिल हुआ? शीटों में पाकिस्तान SEATO में 1954 में शामिल हुआ, जबकि सैंटो में 1955 में शामिल हुआ था। आगे 14वां खाली स्थान है, भारत और पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? भारत और पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर सितंबर 1960 में किया। जो सितंबर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी का जो जल था उसके बंटवारे को लेकर हुआ था। इस पार्ट से आपके एबीसीडी पूछा जाएगा, रिक्त स्थान पूछा जाएगा, अति लघुत्तरात्मक यानी छोटे प्रश्न है वो सभी प्रकार के पूछा जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक यानी एक लाइन वाले उत्तर में सबसे पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था के ऋण के कारण किस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली? यानी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी व्यवस्था किस देश में प्रभावित? जो बांग्लादेश है उसमें प्रभावित। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो मोहम्मद यूनुस है उसको वर्ष 2006 का नोबेल पुरस्कार भी दिए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे, जिनको 2006 में वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरा वह हिमालय जहाँ संवैधानिक राजतंत्र और हर तरफ से भूमि से घिरे हुए, यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ राजतंत्र है लेकिन देश संविधान के रूप से चलता है, राजा का शासन है और हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ, किसी भी तरह से समुद्र से नहीं लगता, वो भूटान
है, जिसे लैंड लॉक कंट्री यानी भूमि से घिरा हुआ देश भी कहा जाता है। तीसरा है श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। श्रीलंका में जो जातियों के बीच संघर्ष हुआ, जो टकराव है, इसमें मुख्य भूमिका किसकी। 1983 के बाद एक उग्र तमिल संगठन लिट्टे का श्रीलंकाई सरकार के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। जो जातीय संघर्ष है उसमें प्रमुख भूमिका लिट्टे का है, जिसका लिट्टे का पूरा नाम होता है लिबरेशन ऑफ टाइगर्स एंड तमिल इल्म। आगे चौथा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे। भारत की ओर से सिंधु जल समझौता जो सितंबर 1960 में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। पांचवा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता वो किसकी मध्य स्थता से हुआ। सिंधु जल समझौता वो विश्व बैंक की मध्य स्थिरता से भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जो सितंबर 1960 को हुआ। यह सिंधु जल समझौता उससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखें। छठा प्रश्न है, पाकिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया। पाकिस्तान को सार्क का सदस्य है वो 14 सम्मेलन 2007 में बनाया गया। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। आगे सातवां प्रश्न है, सार्क का आपके हिंदी में दक्षिण भी कहा जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन। सातवां प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ। भारत और चीन के मध्य युद्ध 1962 में हुआ था। आठवां प्रश्न है, भारत और चीन के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत चीन में जब युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जब भारत और चीन के मध्य 1962 का युद्ध हुआ उस समय चीन का राष्ट्रपति कौन था। इसमें चीन का राष्ट्रपति माओ त्से तुंग था। आगे 10वां प्रश्न है, शेख मुजीबुर रहमान ने पूरी पाकिस्तान को ज्यादा स्वायत्ता देने वाले 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखा। शेख मुजीबुर रहमान ने जो पूरी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश है उसको अधिक स्वतंत्रता देने के 6 सूत्री प्रस्ताव 1966 में रखा था। 11वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। ताशकंद जो अफगानिस्तान की राजधानी, और इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ। 12वां प्रश्न है, लिट्टे का पूरा नाम क्या और लिट्टे संगठन की मांग क्या थी। लिट्टे का पूरा नाम और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, और लिट्टे संगठन मुख्य मांग जो श्रीलंका के तमिल थे उनके लिए पृथक राष्ट्र का गठन, यानी जो श्रीलंका में तमिल निवास करते हैं उनके लिए एक अलग देश का निर्माण किया जाए। 13वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे। जो ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1960 को हुआ। जो ताशकंद अफगानिस्तान की राजधानी हुआ था, जो अफगानिस्तान पूर्व में सोवियत संघ का भाग था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। आगे 14वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किसकी मध्य स्थिरता से हुआ। जो ताशकंद समझौता है वो रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति कोसिगिन की मध्य स्थिरता से हुआ, जबकि जो सिंधु नदी जल समझौता है वो विश्व बैंक की मध्य स्थिरता से हुआ था। 15वां प्रश्न है, भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे। भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों की मैत्री संधि के लिए हस्ताक्षर अगस्त 1971 में किए थे। 16वां प्रश्न है, भारत और पाक युद्ध कब हुआ जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके कारण पूरे पाकिस्तान की जगह नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता है वो 3 जुलाई 1972 को हुआ, और इसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। यह शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। आगे 19वां प्रश्न है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए थे। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 11 व 13 मई 1998 को खेतोलाई पोखरण जैसलमेर में किया था। दोनों ही परमाणु परीक्षण है वो जैसलमेर में किए थे। पहला 1974 में जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो दूसरा परमाणु परीक्षण है उसका श्रेय तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। इसमें भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था उसको ऑपरेशन इस्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, और दूसरे परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। 22वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया यानी सार्क जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसका पहला सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में दक्षिण एशिया के देशों दक्षिण के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किया, यानी सार्क की स्थापना कब हुई। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई, जिसका पहला सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ, और इसमें इन देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 23वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकाने और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर कब किए। भारत और पाकिस्तान बीच एक दूसरे के जो परमाणु ठिकाने और परमाणु सुविधा उन पर हमला नहीं करने के समझौते पर हस्ताक्षर 1988 में किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे।
24वां प्रश्न है, भारतीय शांति सेना IBKP का श्रीलंका में अभियान कब हुआ? भारतीय शांति सेना का 1987 से 1990 तक श्रीलंका में शांति अभियान हुआ। इसके तहत ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट और ऑपरेशन चेकमेट किए गए। आपको इन ऑपरेशन का विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन पवन कहां चला गया? ऑपरेशन पवन है वो श्रीलंका में चलाया गया। ऑपरेशन त्रिशूल भी श्रीलंका में चलाया गया, ऑपरेशन विराट भी श्रीलंका में चला गया और ऑपरेशन चेकमेट है वो भी श्रीलंका में चलाया गया। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में कब और किस समझौते के तहत गई थी? भारतीय शांति सेना 1987 में राजीव जयवर्धन समझौते के तहत गई। 1987 में शांति सेना को श्रीलंका में भेजा गया। एक राजीव गांधी और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री जयवर्धन थे उनके बीच समझौता हुआ था। आगे फरका संधि क्या है? फरका संधि गंगा नदी पानी में हिस्सेदारी के मसले को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर 1996 में फरका संधि पर हस्ताक्षर हुआ। जो गंगा नदी का पानी है उसमें हिस्सेदारी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ जो दिसंबर 1996 में हुआ, उसे फरका संधि कहा जाता है। आगे 27वां प्रश्न है, सार्क का पूरा नाम क्या? सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यदि आपसे पूरा नाम पूछा जाता है आपको पहले इंग्लिश में लिखना है, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं लिखनी, इसको आपको हिंदी में लिखना है जिस प्रकार इसमें लिखा गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आप हिंदी में पूरा नाम लिखना है। आगे 28वां प्रश्न है, सार्क दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? सार्क के 7वें सम्मेलन 1993 में हुआ और यह समझौता जो सार्क है 1995 से प्रभावी हुआ। इस पार से आपके छोटे प्रश्न है वो 4 पूछे जाएंगे और दो लघुत्तरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के भी पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला है साप्टा, एक SAPTA इसमें और SAFTA इसमें आपके अंतर होता है। SAPTA का अर्थ होता है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार संधि, साउथ एशियन प्राइमरी ट्रेड एरिया, यानी दक्षिण एशिया हम इन व्यापार करने इन देशों को प्राथमिकता देंगे या सबसे पहले इन देशों में व्यापार करेंगे। और साप्टा का अर्थ होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि। जो SAPTA साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता संधि है वो 1993 में हुई, जबकि साप्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि है वो फरवरी 2004 में हुई और जनवरी 2006 से प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य जो सार्क के सदस्य देश है उसके मध्य मुक्त व्यापार को बढ़ाएंगे, यानी जो सार्क के सदस्य देश है वो एक दूसरे देश में व्यापार करने के लिए किसी प्रकार का आयात शुल्क नहीं लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की विशेषता बताइए। एक ऐसा क्षेत्र जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास एक साथ बसते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, ऐसे 2 मामले बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश आपसी सहयोग और आपसी मतभेद है। आपसी सहयोग के बिंदु भारत और बांग्लादेश एक दूसरे का सार्क में सहयोग करता है, बिमस्टेक में सहयोग करते हैं और रोहिंग्या शरणार्थियों में सहयोग करते हैं। भूमि समझौता 2015 में इसमें भी सहयोग करते हैं और बस डिप्लोमेसी में सहयोग करते हैं, जबकि इन दोनों के बीच मतभेद है। और तीसरा यानी जो फेना नदी के विवाद उसको लेकर है, मुएरी जो बिलोनिया नदी के विवाद है और नवमोर द्वीप विवाद इसका भी विवाद है, पीरदावा की घटना का भी विवाद है और फैंसी डील तस्करी विवाद पर भी दोनों के बीच मतभेद है। और चकमा शरणार्थी समस्या इसके कारण दोनों देशों के बीच मतभेद है। आपको इन दोनों में से कोई 2 मामले बताने, 2 मामले जिस पर भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे से सहयोग करते हैं, 2 मामले ऐसे जिस कारण इन दोनों के बीच तनाव की स्थिति होती है या मतभेद बने हुए। आगे चौथा प्रश्न है, दक्षिण एशियाई विपक्षी संबंधों को बाहरी शक्तियां किस प्रकार प्रभावित करती है। जो दक्षिण एशिया में जो द्विपक्षीय संबंध है उनको बाहरी शक्तियां किस प्रकार करती है? बाहरी शक्ति आर्थिक सहायता देकर, सैन्य अड्डे किराए पर लेकर, हथियारों को सप्लाई करके इन देशों में आपसी टकराहट पैदा करती है और विचारधारा के आधार पर सैनिक गठबंधनों का गठन करके उनका सदस्य बनाने का बाहरी शक्तियां प्रयास करती है। 5वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका बताइए। यानी सार्क ने किस प्रकार दक्षिण एशियाई क्षेत्र के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया। जो दक्षिण है उसने या सार्क ने आपसी सहयोग और व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किन देशों के लिए किया जाता है? जो दक्षिण एशियाई शब्द है इसका इस्तेमाल 7 देशों के लिए किया जाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। यानी जो दक्षिण एशिया के देश जो भारत के पड़ोसी देश है वो शामिल है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। 7वां प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने क्या कारण है? ये अति महत्वपूर्ण, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों सामाजिक दबदबा है, इनकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर भी सैन्य शासन कायम हुआ है। 8वां प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल समस्या क्या है? टिप्पणी लिखिए, या जो श्रीलंका का जातीय संघर्ष है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सियाली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। यानी जो श्रीलंका की सरकार थी उसने सियाली समुदाय को अधिक महत्व दिया। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक अल्पसंख्यक तमिल आबादी के खिलाफ थे। सियाली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए और ना ही उन्हें कोई अधिकार दिए जाने चाहिए। जो सियाली लोग थे उनका मानना था कि तमिलों को कोई भी अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए,
क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का देश है। सिंह लोगों और श्रीलंका सरकार द्वारा तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव के कारण एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। इस कारण से श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिटे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। यह संगठन तमिल इल्म यानी जो श्रीलंका के तमिलों के लिए पृथक देश की मांग कर रहा है और श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिटे का नियंत्रण है। यहाँ श्रीलंका में तमिल और सिंह लोग के बीच हमेशा जातिगत संघर्ष चलता रहता है। श्रीलंका की सरकार ने तमिलों को कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिए गए, उनके साथ उपेक्षा का बर्ताव किए गए और तमिल जो श्रीलंका की सरकार थी उसने सिंहली को राजभाषा घोषित किए गए। इसके कारण इन दोनों के बीच जातीय संघर्ष चलता रहता है। आगे 9वां प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? लुक ईस्ट पॉलिसी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में दक्षिण पूर्वी एशियाई आसियान के साथ भारत के जुड़ाव को रणनीतिक और आर्थिक महत्व बढ़ा देने यानी पूर्व की ओर देखो, जिसमें 1992 में भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे उन्होंने भारत को आसियान के साथ जोड़ने का प्रयास किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी सन 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का यूनियन है ये विशाल एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ विभिन्न स्तरों पर आर्थिक रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनयिक पहल है। यानी एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो एक्ट ईस्ट नीति है उसके तहत जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। जो विशाल एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र है उसके साथ आर्थिक रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ा देना है। इस प्रकार आपके 30 पार्ट है उससे भी 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आज के सेशन में आपके 18 नंबर और 3 पार्ट है वो क्लियर हुए। अगले सेशन में हम 3 पार्टों का और हल करेंगे। इस प्रकार हमें वो 5 क्लास में पूरे 15 पार्टों को आपका जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप पहले अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर यदि इन प्रश्नों को हल करोगे तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। यदि आज तक जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा यदि ये पीडीएफ भी पढ़ लेगा तो उसके लिए है वो 80 में से 60 से ऊपर नंबर लाना बहुत इजी हो जाएगा। आप इनको 2 से 3 बार जरूर पढ़े। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते